हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 किया था, जो नए विचार और नए प्रश्न के बारे में वो चैप्टर था। और आज हम पढ़ेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यानी कहने का मतलब कि अशोक ने युद्ध का त्याग क्यों किया उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने ये मतलब किस लिए किया और क्यों किया, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। तो एक बहुत बड़ा राज्य और साम्राज्य का मतलब क्या होता है कि बहुत मतलब कि छोटे छोटे राज्य को मिलाकर एक साम्राज्य बनाया जाता है। राज्य यानी किंगडम और साम्राज्य यानी एम्पायर, यानी छोटे छोटे किंगडम्स को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एम्पायर बनाया जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य क्या है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। यानी अशोक के दादाजी कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त का बेटा कौन है, बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन है, अशोक। ये पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि इसमें क्या था कि चंद्रगुप्त का बेटा कौन, बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। तो अशोक के चंद्रगुप्त क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे। तो 2300 साल पहले ये मौर्य साम्राज्य की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। मतलब चंद्रगुप्त की हेल्प किसने की, तो चाणक्य नाम से एक व्यक्ति थे, उनका चाणक्य भी कहा जाता है, उनको कौटिल्य भी नाम से भी जाना जाता है, और विष्णुगुप्त के नाम से भी उनको जाना जाता है। इन तीनों नाम से उनको जाना जाता है। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। यानी चाणक्य की जो फेमस किताब थी वो कौन सी, अर्थशास्त्र। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है फरवरी 2015 में। क्वेश्चन ये है कि चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। फर्स्ट क्या है, अर्थवेद, सेकंड क्या है, यजुर्वेद, थर्ड क्या है, धर्मशास्त्र, और फोर्थ क्या है, अर्थशास्त्र। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, अर्थशास्त्र। ठीक है। तो ये इस एनसीईआरटी में से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, तो अर्थशास्त्र आएगा। ये आया हुआ है 2015 में। नेक्स्ट आते हैं वंश किसे कहते हैं। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। यानी एक ही फैमिली के, जैसे कि हमारे दादा फिर पापा के बाद हम, तो एक के बाद एक जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त का बेटा कौन है, बिंदुसार का बेटा कौन है, अशोक। ठीक है। तो ये क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वंश। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे और इनमें से साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आपको पता ही है किसको कहा जाता है, पटना को। पहले पटना का नाम क्या था, पाटलिपुत्र। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी और अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। कहने का मतलब कि जो उज्जैन ये क्या है, शहर की बात कर रहे हैं कि इन राज्य में कौन कौन से लोग रहते थे, व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार लोग रहते थे। लेकिन जो छोटे छोटे राज्य थे, मतलब छोटे छोटे कस्बे होते थे, जैसे साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गाँव में बसे हुए थे। मतलब छोटे छोटे गांव में जो बसे हुए थे वहाँ पे कौन कौन से लोग रहते थे, तो मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पे लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। यानी जो भी जंगल में फल फूल होते थे और शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न यानी अलग अलग लैंग्वेज में बोलते थे। यानी फॉर एग्जांपल हमारा जो भारत है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई मराठी, तो सब अलग अलग धर्म के लोग हैं तो अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे। उसी तरीके से वहाँ भी
अलग अलग इलाकों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, मतलब कि मे भी हो सकता है कि वो अलग अलग खाना भी खाते हों, अलग अलग क्या पोशाक पहनते थे, यानी कपड़े पहनते थे। फॉर एग्जांपल आप अपनी रियल लाइफ में देखिए, गुजराती ड्रेस अलग है, पंजाबी ड्रेस अलग है, हर किसी की अपनी कल्चर है, अपना संस्कृति है, अपना खान पान है, अपनी लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग है। तो उसी तरीके से पहले भी हुआ करती थी। नेक्स्ट आते हैं हम राज्य। जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पाटलिपुत्र है, बंगाल की खाड़ी है, धौली है, जौगढ़ है, कलिंग, यहाँ पे क्या है, कलिंग है। और ये क्या है, सारे अशोक के राज्य हैं। तो ये अशोक के राज्य हैं, कम से कम इतने बड़े हैं। इनमें कौन कौन, तक्षशिला है और पाटलिपुत्र भी है, सारनाथ भी आ गया, उज्जैन भी आ गया। ठीक है, ये सब क्या है, अशोक के नगर है। नेक्स्ट आते हैं हम राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, यानी राज्य साम्राज्य से कैसे अलग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। चूंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब कि छोटे छोटे राज्य को ही, यानी छोटे छोटे किंगडम्स को मिला के ही तो एम्पायर बनाए जाते हैं। तो जहाँ मतलब एक साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो खाने पीने की चीज़ें की ज़रूरत होगी, उसके लिए क्या है, संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि जितना बड़ा साम्राज्य रहेगा उतनी सारी सेनाएं भी रखी जाएगी, तो उनके खाने पीने और उनका जीवन यापन करने के लिए भी तो संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का ज़रूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। जितना बड़ा साम्राज्य उतने बड़े अधिकारी भी रखना पड़ता था, उतने ज़्यादा अधिकारी के अलग अलग क्षेत्र में, जैसे पाटलिपुत्र में अलग अधिकारी रखा जाता था, उज्जैन में अलग, तक्षशिला में अलग, तो हर एरिया के लिए अलग अलग अधिकारी रखा जाता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा कर इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अधिकारी रखी जाती थी। नेक्स्ट आते हैं साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, और इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों और पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, यानी अपॉइंट करता था। किसको, अधिकारियों को क्या करता था, राजा अपॉइंट करता था, कि मतलब कि कर इकट्ठा करने के लिए अलग अलग जगह पर जाके अधिकारी कर इकट्ठा करें, और चाहे वो किसान हो या फिर पशुपालक हो, शिल्पकार हो या व्यापारी हो, इनसे क्या है, कर इकट्ठा किया जाता था। इन्हीं में से किसी को नियुक्त किया जाता था, और नियुक्त कौन करता था, तो वहाँ के राजा करता था। नेक्स्ट आते हैं, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सज़ा भी देते थे। मतलब कि अगर कर देने से मना कर देते थे तो क्या करते थे, राजा के जो भी अधिकारी है जो कर इकट्ठा कर रहा है उनका इतना हक दिया जाता था कि वो उनको सज़ा भी दे सकते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। मतलब कई अधिकारी यानी जो भी कर इकट्ठा करने वाले को क्या वेतन यानी सैलरी पर भी रखा जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेशवाहक यानी जो मतलब संदेश यानी देख रेख, जो कर इकट्ठा करता था तो उसकी देख रेख करने के लिए एक संदेशवाहक रखा जाता था ताकि उन पे नज़र रख सकें कि वो कर इकट्ठा मतलब कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब सही से कर रहे हैं कि नहीं, उनके काम वर्क सही कर रहे हैं कि नहीं, उन पर क्या करते थे, वो संदेशवाहक क्या करता था, मतलब कि जासूसी करते थे, नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। और सबसे बड़ा कौन था, तो सम्राट था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। यानी कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र के अलग अलग जो क्षेत्र थे वहां पे नियंत्रण भी रखा जाता था। जो भी क्षेत्र है वहां पे क्या है, नियंत्रण रखा जाता था, और उनमें से वहां के जो भी राजकुमार मतलब वहां के जो राजकुमार है उसी को क्या किया जाता है, गवर्नर बनाया जाता था। गवर्नर बना के उनको भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। नेक्स्ट,
इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था और उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा जाता था। मतलब कर इकट्ठा, टैक्स इकट्ठा भी किया जाता था और संसाधन या तो वो संसाधन के रूप में होता था या आने जाने के जो भी, मतलब जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते तो क्या हमारा टैक्स लगता है, रास्ते में हम जितना मतलब सामान ले जाते हैं उसका भी टैक्स लगता है, यानी उन सब का टैक्स भी इकट्ठा करके उनको क्या किया जाता है, अर्थशास्त्र में लिखा जाता था। उत्तर से पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण से भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी उत्तर से पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था, कंबल के लिए, और दक्षिण से भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जुलाई 2013 में कि अर्थशास्त्री के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो किसके लिए, तो कंबल के लिए। ठीक है, अगर आता है यहाँ पे उत्तर पश्चिम की जगह दक्षिण भारत में कौन सा है, तो सोना एवं बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट आते हैं नजराना। नजराना क्या होता है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराना विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। कहने का मतलब कि नजराना यानी कहने का मतलब कि एक तो टैक्स होता था कि हाँ व्यापारियों से इतना टैक्स लेना, इतना लेना, और जिनके पास अगर नहीं होता था, मतलब टैक्स देने के लिए पैसे वैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, जो भी उनका मतलब जो भी पदार्थ वगैरह होता था तो वो क्या करते थे, नजराने के रूप में उनको देते थे, टैक्स के रूप में उनको देते थे। और अंत में क्या है कि अंत में वह जंगल वाले इलाके आते थे और वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। कहने का मतलब कि जो नजराना था वो क्या था कि उनका कहने का मतलब कि जो भी चीज़ का वो क्या मतलब जो भी चीज़ का उत्पाद करते हैं वो क्या करें, उनमें से वो ला कर दे, वही उनके लिए क्या है, टैक्स है, कर है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या है, राजधानी में सम्राट यानी मेगास्थनीस चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो निकेटर का कौन राजदूत था, कौन, यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत। और कौन किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त के दरबार में, जो पश्चिमी एशिया के यूनानी शायर थे। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया। और मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका के नाम से। उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था और उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं और वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हुए लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। कहने का मतलब है कि जो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक बुक में जो लिखी थी कि वहाँ पे क्या है कि राजा की क्या शोभ यात्रा निकाली जाती थी, चांदी और से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, और क्या है पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। और वो क्या करते थे, कोई भी राजा खाना खाने से पहले उसका नौकर पहले खाने को चखता था, उसके बाद राजा खाना खाता था। क्योंकि राजा को डर था कि कहीं उसकी कोई हत्या करने की कोशिश ना करे। और राजा एक ही रूम में लगातार 2 दिन नहीं सोता था, आज इस रूम में सोएगा तो कल दूसरे रूम में सोएगा। तो इन सब इंडिका नामक एक बुक में ये सारी कहानी लिखी हुई है और ये कहानी किसने लिखी है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और उसमें ये भी है कि जैसे आपको पता ही है पाटलिपुत्र यानी जो
अब पटना हो गई है, पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। दो और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी गाठ से बना है, मतलब कि लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। और जो राजा का महल क्या है, काठ से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है और चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो उस इंडिका नामक बुक में ये सारी चीज़ें लिखी गई है। किसने लिखी है? मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज क्या है? चंद्रगुप्त दरबार के पश्चिम और एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, क्या है, अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे बना, मतलब एक अनोखा सम्राट कैसे है। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। यानी भाषा और ब्राह्मी लिपि यानी जो हमारी क्या है, हिंदी क्या है, हिंदी भाषा है, मतलब हिंदी क्या है, लैंग्वेज है, और लिपि कौन सी है, देवनागरी है। उसी तरीके से पहले क्या है, उनके अभिलेख क्या है, प्राकृतिक लैंग्वेज थी और ब्राह्मी लिपि थी। अब कलिंग का युद्ध कैसे होता है? कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख क्या था इसमें, मतलब इसमें ये कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन इसमें यही है कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते थे और बहुत सारे बंदी बनाए जाते थे। और इसमें जो लोग सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते थे वो दासों मृतकों के प्रति दयावान होते थे। वे भी युद्ध में या तो मारे जाते थे या तो प्रिजनर को खो देते थे। मतलब कलिंग की लड़ाई में ऐसा होता था, लेकिन अशोक की लड़ाई में ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, अशोक का कलिंग युद्ध कैसा था। अशोक का कलिंग युद्ध कैसा था? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध में भी तृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि कलिंग तटवर्ती मतलब उड़ीसा का प्राचीन एक क्या है, नाम है, मतलब जो आज क्या है उड़ीसा, मतलब आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो क्या है, जैसे ये कलिंग है, आज क्या है, इस कलिंग की जगह क्या है, उड़ीसा नाम दिया हुआ है। और ये कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के पास है। ठीक है, जो आज क्या है, उड़ीसा है, और इससे पहले क्या क्या आ जाता था, कलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है नवंबर 2012 में। ठीक है, जो क्वेश्चन आया, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहा गया है। किसे कहा गया, उड़ीसा को। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पेपर ना डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। और अशोक ने युद्ध क्यों नहीं लड़ा, युद्ध ना लड़ने के लिए उसने मना क्यों किया, क्योंकि लेकिन युद्ध हिंसा और खून खराबा को देखकर वो क्या एकदम से डर गया कि मतलब कहने का मतलब है कि जब वो युद्ध होता था तो क्या उसमें खून खराबे, लोगों को मार दिया जाता था, ये कर दिया जाता था, मतलब युद्ध बहुत भयानक होता था। तो उसे अशोक देख के वो हैरान हो, मतलब डर गया, क्या वो मतलब सोचा कि इतना खून खराबा करने से अच्छा है कि हम क्या इस युद्ध को यहीं रोक दें, लोगों में क्या करें, ऐसी युद्ध ना हो, उसके लिए कोई मतलब ऐसा चीज़ बनाए जिसे लोग मतलब युद्ध ना हो सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने पहले ही ठान लिया कि अब आगे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं होगा। एंड अशोक का धर्म क्या था, तो अशोक का धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब धर्म में यह था कि कोई देवता की पूजा भी नहीं थी, ना कोई कर्म कांड की आवश्यकता थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते थे, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। यानी कहने का मतलब कि जैसे ही हम अपने परिवार, जो हमारे परिवार से परवरिश मिला है, जितने अच्छे हमें व्यवहार दिया हुआ है, उस शिक्षा दी हुई है, उसी तरीके से हम राजा होने के नाते अपनी प्रजा को इतनी अच्छी शिक्षा और निर्देश क्यों ना दे, यही देना चाहिए। और ये बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, मतलब बुद्ध के जो उपदेश थे वो अशोक उससे क्या थे, प्रेरित थे।
ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी और उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। मतलब कि जानवर जो होते थे उनको क्या उनकी बलि चढ़ा दी जाती थी और दासों और नौकरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया जाता था। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। मतलब ये सब चीज़ किच-किच से उन्होंने क्या सोचा कि इन सब का निदान करना एक समस्या है और उनका भी कर्तव्य भी है कि इनका सॉल्यूशन निकाला जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि धर्म का महामात नाम के अधिकारियों को नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते हैं, मतलब नियुक्ति की, अपॉइंट किया अलग अलग अधिकारियों को। धर्म महामात के नाम से अलग अलग अधिकारियों को उन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया जो अलग अलग जगह जाके धर्म की शिक्षा दे। ठीक है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश की कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया। यानी मतलब बड़े बड़े स्तंभ होते थे उस पर क्या किया, अपनी शिक्षा को क्या किया, उन्होंने खुदवा दिया। और अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है, मतलब अधिकारी जो है उनको ये भी बोला गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ के सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते, यानी जो अनएजुकेटेड है वो पढ़ नहीं सकते, तो उन संदेशों को क्या करें, वो खुद पढ़ के सुनाए उनको, ताकि उनके अंदर भी वो ज्ञान आए और वो लड़ाई झगड़े वगैरह से दूर रहे। लोगों को पढ़ के सुनाए, खुद पढ़ ना सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। इन जगहों पर क्या किया, उन्होंने अपने अपने अधिकारी और दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों के और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। मतलब अलग अलग जगह पर इन चीज़ों को क्या किया उन्होंने, मतलब स्थापना की, व्यवस्था की। और आपको पता ही है कि जैसे ब्राह्मी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की लगातार लिपियाँ पिछले सैकड़ों, मतलब लिपि अलग होती है और लैंग्वेज अलग होती है। तो ये क्या है, हमारी हिंदी लैंग्वेज है और हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ऐसी तमिल है, मलयालम है, बांग्ला है, हर किसी की अपनी अपनी लिपि होती है। और ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे करेंगे, कल करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कीजिए। और जो भी अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, तो वो मैं क्या टेलीग्राम आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर सेंड कर दीजिए, लिख दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF सेंड कर दूँगी। एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सीटेट के अकॉर्डिंग जितना कुछ मैं करा रही हूँ ये इनफ है, और साथ के साथ आज से मैं क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 8 मीन्स ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं ज्योग्राफी उठाऊँगी, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सारे सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।